sp3 sp2 एंड sp। ठीक है, ये पढ़िए बच्चों हमने। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, मैं पहले आपको एक चीज सिखाता हूं। ठीक है, देखो बेटा सुनो, आज अपन लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ, इसकी स्ट्रक्चर समझाता हूं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। तो सबसे पहले एक बार बताओ बच्चों, एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं बच्चों, बताओ। 2 सिग्मा बॉन्ड। तो बोलो 2 सिग्मा बॉन्ड अगर बना रखे हैं तो इसकी HSSP आएगी बच्चों। ठीक है, अच्छा पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 है। तो बताओ हर कार्बन पर कितने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होने चाहिए बच्चों, बताओ। 2 होनी चाहिए ना। आपको ये तो कल सिखाया था मैंने। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन सा बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं। ठीक है, और अनहाइब्रिडाइज क्या बनाते हैं, पाई बनाते हैं, है ना। कल ये पॉइंट बोलो बच्चों, कल ये मैंने पॉइंट आपको कही कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आप बनाते हैं सिग्मा। ठीक है, और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है ना। अब बेटा एक बात मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी कि क्लास पूरी लिया करे बेटा, हाथ जोड़ के, है ना। ये हाथ जोड़े मैंने आपको, प्लीज क्लास पूरी लिया करें आप। अगर आप क्लास छोड़ोगे बेटा दिक्कत होगी। चलो अब इसको समझते हैं। अब देखो बेटा सुनो, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये होता है 2s2 2p2। ये तो आई थिंक अब आपको अच्छे से आने लग गया होगा, है ना बेटा। अच्छा बेटा, एक कार्बन ने 2 सिग्मा और 2 पाई बनाए है ना, बोलो बच्चों, है ना। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4 चाहिए बच्चों। तो बेटा देखो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपन यहां भेज देंगे। जैसे ही अपन यहां भेजेंगे, भेजते ही ये पिक्चर आ गई, आगे बच्चों। अब बताओ मेरे को, ये होगी आपकी ग्राउंड स्टेट और ये होगी एक्साइटेड स्टेट। अब ये आपस में कंबाइंड हो गई, तो बच्चों हमें मिल गए 2sp ऑर्बिटल्स। मिल गए कि नहीं मिल गए, मिल गए बच्चों। अच्छा बच्चों, इन ऑर्बिटल्स को अब क्या बोलेंगे, ये ऑर्बिटल्स क्या बोले जाएंगे, वेरी गुड, अनहाइब्रिडाइज बोला जाएगा, बोला जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा, बात को अच्छे से सुनना। क्या कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे आती है बच्चों, जब sp हाइब्रिडेशन होता है लीनियर आता है बच्चों। देखो बेटा, एक ऑर्बिटल मैंने ऐसे लगाया, एक ऑर्बिटल मैंने ऐसे लगाया, फिर इधर एक कार्बन है, इसका भी ये ऐसे लगाया और ये लगा दिया बच्चों। बोलो, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखो बेटा सुनो, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, बोलो बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, है कि नहीं है। तो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड किस ओवरलैपिंग से बना, बताओ बच्चों। ये सिग्मा बॉन्ड
किस ओवरलैपिंग से बना? बहुत अच्छे से दिख रहा है, sp sp है ना बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, इधर हाइड्रोजन आई, इसने बॉन्ड बनाया और इसने ये बॉन्ड बना दिया बेटा। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, कौन बताएगा? एस एस पी या एस पी एस, कुछ भी बोल दो, है ना बेटा? तो बेटा हमने सिग्मा बॉन्ड तो सारे डिस्कस कर लिए, सिग्मा बॉन्ड तो सारे डिस्कस हो गए, बोलो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिए। अब हमें क्या बनाने हैं बेटा? अब हमें क्या बनाने हैं? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? पाई बॉन्ड कौन सा ऑर्बिटल बनाएंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड बनाएंगे। तो बच्चों देखो, इस कार्बन पर दो अनहाइब्रिडाइज बचे पड़े। एक बात सुनो बच्चों, मान लो ये वाला ऑर्बिटल px है, ये py है, ये pz है, ठीक है? तो आपने x ऑर्बिटल तो मान लो हाइब्रिडाइजेशन में काम में ले लिया, तो अब y और z आपके अनहाइब्रिडाइज है बच्चों, बोलो बच्चों। जुनेद पवार वापिस ज्वाइन कर ले बेटा। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ कि बेटा x अगर मैंने यूज ले लिया तो y और z, अच्छा x और y आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, x और y आपस में परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, है ना? तो देखो यहाँ मैंने इस तरह से ये बॉन्ड बना दिया कि नहीं बना दिया? बन गया बच्चों। अभी तक मैंने कितना पाई बॉन्ड बनाया है? एक ही पाई बॉन्ड बना ना अभी तक, तो एक पी वाई वाला, है ना? अब बताओ, अभी भी एक ऑर्बिटल और बचा हुआ पड़ा है, कौन सा बचा हुआ पड़ा है? पीजेड पड़ा है। तो पीजेड इन दोनों के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा बच्चों, बोलो। ऐसे ही होगा, होगा बच्चों। ये मैं ओवरलैपिंग में वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ना। देखो इनके बीच में ये ओवरलैपिंग हुई कि नहीं हुई? हुई बच्चों, ये समझ में आया? बोलो बेटा, बोलो। तो बताओ मेरे को कि कितने पाई बॉन्ड बने? तो पीजेड और ये पीजेड, बोलो बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्या ये बात सही है? दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि बेटा तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो बच्चों y और z परपेंडिकुलर होंगे, है ना बेटा? है ना बेटा? y और z परपेंडिकुलर होंगे। अब बताओ, जब दोनों ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हैं तो इनके पाई बॉन्ड के जो नोडल प्लेन है वो भी आपस में क्या होंगे बच्चों? जब दोनों ऑर्बिटल परपेंडिकुलर तो दोनों के नोडल प्लेन भी क्या होंगे? फिर परपेंडिकुलर होंगे, है ना बच्चों? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो, बोथ pi bonds are perpendicular, बोलो both pi bonds are perpendicular, it means nodal plane of both pi bonds will also perpendicular to each other। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बेटा y और z आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना बेटा। देखो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो बोलो बच्चों ये z एक्सिस हुई कि नहीं हुई? हुई ना बच्चों? ये तो फिजिक्स में भी पढ़ते हैं आप। अब देखो सुनो बच्चों, अपन ऐसा बोलेंगे
कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन acetylene is cylindrical in shape। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये जो मैंने लिखा ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन एसिटिलीन इज सिलेंड्रिकल इन शेप। ये क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर वहां पर केमिस्ट्री आती है तो। अगर वहां पर केमिस्ट्री आती है तो कंफर्म आया हुआ। अब ये सिलेंड्रिकल कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा, पहले इतना सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको क्लियर है क्या बच्चों? सबको पक्का? ठीक है, चलो। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, देखो सुनो, ये सिलेंड्रिकल कैसे दिख रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, 2D डायग्राम बनेगा, कोशिश करेंगे अपन। ये x, ये y, ये z, ठीक है? तो देखो बेटा, ये x एक्सिस पे तो हमने कौन सा बॉन्ड बनाया बच्चों? x एक्सिस पे तो क्या बनाया? क्या बनाया था बच्चों बताओ? x एक्सिस पे तो सिग्मा बनाया ना। हमने px को हाइब्रिडाइजेशन में यूज लिया है बच्चों, लिया है ना। अब देखो बेटा, ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड। अब आपको ये तो पता होगा ना बच्चों, जब ऑर्बिटल आपस में इस तरह से ओवरलैप करते हैं साइड बाय साइड, तो एक लोब ऊपर बनता है और एक लोब नीचे बनता है। बनता है बच्चों? तो बेटा एक चीज बताओ, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड के वाई एक्सिस पर एक ऐसा बनाऊंगा मैं, बनाऊंगा बच्चों, बनाऊंगा एक, यहां नीचे बनाऊंगा। ये समझ में आया? वाई एक्सिस के मैंने ऊपर और नीचे जो बनाया वो समझ में आया क्या? अब बताओ, इसी तरह से और कौन से एक्सिस पे बनेंगे? जेड एक्सिस पे बनेगा, ये जेड एक्सिस पे बनेगा बच्चों, इस तरह से देखो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा बच्चों, ठीक है। अब बेटा ये देखो, अब 2D में तो हो सकता है आपको इतना ढंग से समझ में नहीं आ रहा हो, बट एग्जैक्टली ये क्या है, जब आप इनको सबको आपस में मिलाओगे ना, तो ये सिलेंडर की तरह बनेगा एक। ये कैसे बनेगा? ये सिलेंडर की तरह बनेगा। आप थोड़ा ढंग से इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, है ना? समझ में आ रहा है? ये अगर आप ऐसा सोचो, देखो आप इसको ऐसा सोचो बेटा, देखो दो बनाना ऐसे रखो, दो बनाना इधर देखो मेरे हाथ की तरफ, ठीक है? और दो बनाना ऐसे रखो, और अब इनको एक साथ इमेजिन करो। देखो बेटा, दो बनाना ऐसे लो, बनाना दो ऐसे लिए और दो ऐसे लिए, और अब इन चारों को आप एक साथ इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, तो बेटा वो एकदम सिलेंडर जैसा दिखेगा, है ना? बात समझ आई? बात समझ आई बच्चों? बोलो, आपको समझ में आया पिक्चर? ठीक है, आप बनाना लेके अपने आप ऐसे बना के देखना, ठीक है? ये क्लियर है बात? पक्का? चलो, अब देखो बेटा, कल एक बच्चे का क्वेश्चन था, चलो पहले जिसका सिलेंडर बना देते हैं, बना कैसे देखो। ये सिलेंडर कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है बेटा? अब देखो, कल जो अपन ने पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो एक बच्चे का ये क्वेश्चन आया था कि सर ऐसा होता क्यों है। आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था देव किशोर व्यास ने, है ना? ये क्वेश्चन पूछा था
देव किशोर व्यास ने पूछा था क्या? तो अब देखो बेटा, उसका रीजन अब समझा दूंगा मैं, क्योंकि कल मैंने ये पढ़ाया नहीं था ना, अब ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो उसको समझो अब आप। अब आप खुद ही बता दोगे मेरे को कि ऐसा क्यों है। अच्छा बच्चों बताओ, बीच वाले कार्बन की एचएस बताओ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एसपी है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो कंफर्म है कि कोई पी एक तो काम आएगा ना, चाहे पी एक्स ले लो, चाहे पी वाई ले लो, चाहे पी जेड ले लो, एक पी काम आएगा बच्चों, आएगा। मान लो मैंने बेटा इसमें पी एक्स काम में ले लिया और पी वाई पी जेड छोड़ दिए, इतना समझ में आया? एसपी में मैंने पी एक्स काम में ले लिया, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, इस कार्बन की बताओ एचएस बताओ, इस कार्बन की बताओ, बोलो बेटा। sp2, इसका मतलब बच्चों इसमें एक अनहाइब्रिडाइज बचेगा, इसमें एक अनहाइब्रिडाइज बचेगा। अब बेटा एक बात बताओ, सोचो, आपको अगर ये पाई बॉन्ड बनाना है तो आपके इस साइड ये पी वाई ऑर्बिटल है, तो आपको इस साइड कौन सा ऑर्बिटल रखना चाहिए ताकि पाई बॉन्ड बना ले? बताओ बच्चों, पी वाई के साथ पी वाई कंबाइंड होगा ना, पी वाई के साथ पी वाई कंबाइंड होगा ना बच्चों। तो देखो बच्चों, ये पी वाई आ गया, इसके बीच में पाई बॉन्ड बन गया क्या? बन गया बच्चों? अरे बन गया क्या? अब बताओ, इस कार्बन की भी एचएस बताओ, इस कार्बन की भी एचएस बताओ, sp2। अब बताओ बच्चों, इस कार्बन का कौन सा पी छोड़ेंगे ताकि वो इधर वाले पीजेड के साथ बना दे? पीजेड छोड़ेंगे? बोलो बच्चों। अब मुझे एक चीज बताओ, आप सोच के बताओ, एक तरफ पाई बॉन्ड बना वाई एक्सिस पर और एक तरफ बना जेड एक्सिस पर, वाई और जेड आपस में क्या होते हैं बच्चों बताओ? परपेंडिकुलर होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं क्या? ये बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। तो अब समझ में आ गया कि जब मैंने बोला था नंबर में होंगे तो परपेंडिकुलर होंगे। अरे समझ में आई? चड्डा साहब, कार्तिक चड्डा। चलो अब देखो बेटा सुनो, अगला एग्जांपल लेते हैं, इसको समझाता हूं मैं आपको। ये बेटा, ठीक है, अब इसको समझते हैं बेटा। देखो सुनो, सबसे पहले इसका sp, इसका sp, इसका sp2 और इसका sp2। ये बात, ये तो क्लियर है सबको? बोलो बच्चों, ये सबको क्लियर है क्या? अब देखो बेटा सुनो, एक बात बताओ, sp वाले पे दो अनहाइब्रिडाइज बचेंगे, मान लीजिए पी वाई और पी जेड बच गया, बच गया बच्चों? बच गया क्या? पी वाई और पी जेड, ठीक है। अब बताओ, इस sp2 के इस साइड ये पी वाई रखा है, तो इधर मुझे कौन सा रखना पड़ेगा sp2 का? पी वाई रखेंगे बच्चों? पी वाई रखेंगे क्या? तो बच्चों यहां ये जो पाई बॉन्ड बना वो पी वाई से बना क्या? बना कि नहीं बना? बना बच्चों? बोलो, ये क्लियर है बात? अब देखो सुनो, यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो पीजेड है इधर दिख रहा है, इधर इस पीजेड के साथ क्या ये पी वाई कंबाइन हो जाएगा? पीजेड के साथ पी वाई कंबाइंड होगा क्या? नहीं होगा ना। तो मुझे करना क्या पड़ेगा बेटा? मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्या, पीजेड पी वाई करना पड़ेगा? करना पड़ेगा क्या? पक्का? ये बात समझ आ गई?
देखो ये पीजेड आपस में कंबाइन हो सकते हैं पक्का। अब बताओ बच्चों, अब बताओ इस sp2 के ऊपर कौन सा अनहाइब्रिडाइज रखें, कौन सा अनहाइब्रिडाइज रखें, py रखें। अब बताओ बच्चों, फर्स्ट और लास्ट ध्यान दीजिए, एक ही एक्सिस पर बने हुए, एक ही एक्सिस पर बने हुए, तो बताओ क्या ये सेम प्लेन में आएंगे, आएंगे क्या, आएंगे बच्चों, अरे आएंगे। अब बात क्लियर हुई, अब बात क्लियर हुई, बोलो पी वाई बोलो बच्चों, एक ही प्लेन में आ गए, अरे अब तो क्लियर हुई है ना, ये क्लियर है बच्चों सबको, कंफर्म, बोलो बेटा। चलो इसको देखो, एक चीज और देखो आप, एक लास्ट एग्जांपल अपन समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब बताओ बच्चों, कितने रेगुलर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कितने बनाए मैंने, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कितने बनाए मैंने, कितने बनाए, 4 बनाए बच्चों। 4 कैसा नंबर है, 4 कैसा नंबर है, इवन है, इवन होंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, चेक करें, चेक करते हैं, देखो बच्चों, देखो बेटा, ये sp2, ये sp, ये भी sp, ये भी sp और ये sp2, ठीक है बेटा। अब देखो बच्चों, हर sp कार्बन पर कितने अनहाइब्रिडाइज्ड बचेंगे बताओ, हर sp कार्बन पर कितने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स, तो मान लीजिए मैंने py pz छोड़ दिया बच्चों, ठीक है, py pz, ये समझ में आई बात, मैंने py pz। अब बताओ बच्चों, इस sp2 पे क्या लूं, कि ये py लूं, तो देखो बच्चों ये y एक्सिस पे बन गया, बन गया, अच्छा ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे क्या, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे बच्चों, ये वाला पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसी तरह से ये पाई बॉन्ड भी बना लेंगे बच्चों, बोलो। अब बताओ बेटा, अब इस sp2 पे क्या लेना पड़ेगा, pz लेना पड़ेगा। आप बताओ फर्स्ट और लास्ट दोनों कौन सी एक्सिस पे बन रहे हैं, y और z एक्सिस पर बन रहे हैं, क्या ये परपेंडिकुलर होंगे, हो गया बच्चों। तो बेटो देखा मैंने इसको आपको अलग अलग तरीके से समझा दिया, इवन ओड वाले फंडे से समझा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है, ये वाला फंडा अब बता दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है, अब तो गलत नहीं करोगे, अरे बोलो, अरे अब तो गलत नहीं करोगे ना, कंफर्म, कोई दिक्कत है तो बोल जाओ अभी भी, पक्का सबको क्लियर है। वेदांग, वेदांग तेरे को क्लियर हुआ, वेदांग, सबको क्लियर है बच्चों, ओके। चलो देखो बेटा सुनो, हमने बच्चों अभी तक 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पढ़ी है, कौन कौन सी, sp3, sp2 एंड sp, ठीक है बेटा। अब मैं इनको है ना इनके कंपैरिजन समझाता हूं, वो कंपैरिजन एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक चैप्टर में आगे दुनिया भर का काम आएगा, जिसने इस टेबल को ढंग से सीखा ना उसको बहुत फायदा होने वाला है, बहुत तगड़ा वाला फायदा होना है, ये समझ लो कि ये टेबल आपका ना इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, है ना, जिसने इस टेबल को ढंग से सीख लिया उसका इम्यून सिस्टम तगड़ा हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा सुनो, बेटा मैंने sp3, sp2
ठीक है, और sp। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया है ना, मेरे पास एक तो एल्केन है, एक एल्कीन है और एक एल्काइन है, ऐसे ले लिया मैंने। देखो ये एल्केन ले लिया, ये एल्कीन ले ली, और ये मैंने एल्काइन ले ली बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं वापस एच लिखूं तो बताओ बच्चों, एल्केन में sp3 आएगी? आएगी क्या? हर कार्बन ने बच्चों देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। फिर देखो इस पे sp2 और इस पे sp। इतना सबको समझ में आया? पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे नेक्स्ट बोलूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर, इसको बेटा समझना ढंग से। बेटा बताओ sp3 में टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? बताओ sp3 में टोटल 4 है क्या? देखो एक s का है और 3 p के हैं, तो टोटल 4 है बच्चों। उसमें से 1 आपका s का सिर्फ 1 है, इनटू क्या करेंगे 100। तो बच्चों कितना आया? 25% आ गया, आ गया। अच्छा अब बताओ, अब देखो बच्चों टोटल 3 है, तो 1/3 करेंगे इनटू 100, तो इसका आ गया बच्चों 33.33%। इसमें देखो बच्चों ये 2 है, तो इसका आ गया 50%। ये बात समझ में आई? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं बोलूं कि परसेंटेज पी कैरेक्टर, परसेंटेज पी कैरेक्टर है ना बेटा, तो पी कैरेक्टर देखो बच्चों इसमें आएंगे 75%, इसमें आएंगे 66.67% और इसमें आएंगे 50% आएंगे बच्चों। ये सबको समझ में आया? अब बेटा एक बात ध्यान दीजिए कि अगर मैं नेक्स्ट देखो, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। आप बताइए sp3 में बेटा देखो p कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो ये काफी इलोंगेटेड होगा इस तरह से, है ना बच्चों? बोलो ये बात समझ में आ रही है? अरे p ऑर्बिटल खुद भी तो लेंथ में होता है। अब देखो बेटा नेक्स्ट वाले में जब आप गए, p कैरेक्टर कम हुए ना बेटा, p कैरेक्टर कम हुए तो s कैरेक्टर थोड़े राइज हुए। बेटा p कम हो रहे हैं, s राइज हो रहे हैं, तो बेटा इसकी जो लेंथ है वो कुछ इस तरह से आएगी, कुछ छोटा हुआ। बोलो बच्चों कुछ छोटा हुआ क्या? ठीक है। अब बताओ लास्ट वाले में देखो आपका और कम हुआ और एस कैरेक्टर क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया तो देखो बच्चों यहां देखो ये कुछ इस तरह का आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ बच्चों ये पहले समझ में आया? ये मैंने ऐसे क्या बना दिए, है ना? बात सुनाइए बच्चों। देखो आपने देखा होगा कि जो परसेंटेज एस है वो अलग अलग है, परसेंटेज एस अलग अलग है ना बच्चों? बोलो। तो परसेंटेज एस अलग अलग होने के कारण जहां एस करेक्टर ज्यादा है उसका देखो वो एस की तरह आपका हो गया बच्चों, स्फेरिकल टाइप हो गया कि नहीं हो गया? अरे समझ में आ रहा है? और जिसमें पी करेक्टर ज्यादा है वो पी की तरह देखो लेंथ में आ गया। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? आगे बच्चों ठीक है। अब आप में से कई ऐसे भी हैं कि सब ऐसे तो सब में एक एक है ना? अरे एक एक तो है, परसेंटेज अलग अलग है ना? परसेंटेज निकालनी आती क्या? कई तो साइंस के लायक ही नहीं है बच्चे आप में से। हाँ भैया। अब देखो बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बताओ
एक बार बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन किसमें न्यूक्लियस के पास है? इलेक्ट्रॉन किसमें न्यूक्लियस के पास है? देखो, sp3 में ये है, sp2 में ये है और यहाँ है, तो sp में ज्यादा पास होंगे ना बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, जितना आप न्यूक्लियस के पास आ जाओगे, इलेक्ट्रॉन को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा जाएगा बच्चों? तो बताओ, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ करेगा उसकी ईएन क्या होगी? उसकी ईएन क्या होगी? बोलो बच्चों, ज्यादा ज्यादा होगी बच्चों? तो देखो बच्चों सुनो, अगर अपन इनकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखें तो बच्चों देखो, इसकी आती है 2.5, इसकी आती है 2.75 और इसकी आती है 3.25। अरे समझ में आई बात? बोलो बेटा, जिसमें जितने ज्यादा एस कैरेक्टर, आप उतने ही न्यूक्लियस के पास पहुंच जाओगे। जितने न्यूक्लियस के पास पहुंचोगे, है ना, न्यूक्लियस के पास जितना पहुंचोगे, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच लेगा। खींच लेगा बच्चों? बोलो बोलो। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट मैं लेता हूं बॉन्ड ऑर्डर, है ना, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर। आप बताओ, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए? एक बना हुआ है। एल्कीन में 2 और एल्काइन में 3। तो क्या बॉन्ड ऑर्डर ऐसा बोल सकता हूं? 1 2 एंड 3। बोलो बच्चों, क्या बॉन्ड ऑर्डर ऐसा बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं? अब देखो बच्चों, बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे तो उनको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी क्या बच्चों? बोलो बच्चों, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी बच्चों। तो देखो बेटा, अगर अपन इनकी बॉन्ड एनर्जी लिखें तो इसकी 85 टू 95 के आसपास आती है, इसकी 140 से 145 के आसपास आती है और इसकी आपकी 180 से 190 के आसपास आती है बच्चों। ये समझ में आया? ऐसा क्यों? देखो, एक जगह आपको एक बॉन्ड तोड़ना है और एक जगह आपको 2 तोड़ने और एक जगह आपको 3 तोड़ने। तो जहां ज्यादा बॉन्ड तोड़ने हैं वहां एनर्जी बच्चों ज्यादा लगेगी ना। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है और यहाँ 3 बॉन्ड है। क्या ये पिक्चर समझ में आई? क्या ये पिक्चर समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं बॉन्ड लेंथ की, एक बार बताओ बच्चों, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा होगी बच्चों? बताओ, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे 2 एटम के बीच उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ना बच्चों? अरे डिक्रीज होगी। देखो बच्चों, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इसमें आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम एंड 1.20 एंगस्ट्रॉम। देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है बच्चों? बताओ, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है क्या? ऐसा क्यों हुआ? क्या समझ पा रहे हैं आप? क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ बेटा, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग वो उतने ही पास पास आते जाएंगे, तो जितने पास आएंगे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी बच्चों। ये पिक्चर क्लियर है? ये पिक्चर सबको क्लियर है? ठीक है बेटा, अब देखो सुनो, अगली बात, बॉन्ड लेंथ के बाद मैं बात करता हूं बॉन्ड एंगल की। बच्चों बताओ, एल्केन में बॉन्ड एंगल क्या आया था? ये आया था बच्चों 10
9 डिग्री 28 मिनट, यहाँ 120 डिग्री और यहाँ 180 डिग्री। आया था बच्चों? ये मैंने समझा रखा आपको, पक्का? देखो बेटा, ये मैंने पूरी टेबल बना दी आपकी। ये टेबल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पक्का क्वेश्चन आता है। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है क्या? अब देखो बेटा, सुनो, अगर मैं आपसे एक ऑर्डर पूछूं, देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो देखो बच्चों, एक तो मैंने लिखा sp3 sp3, sp2 sp2 और sp sp। अब बताओ बच्चों, किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हुई? sp sp को ही ना बच्चों, है ना? क्योंकि आप सीधा सोचो यार, sp में 3 बॉन्ड तोड़ने, है ना बेटा? तोड़ने क्या? अच्छा बताओ, साइज ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल का साइज बड़ा है बताओ? देखो, ये देखो, साइज बना ही पड़ रहा है। sp3 का है बच्चों, है बच्चों, sp3 sp2 और sp। ये भी बात क्लियर है बच्चों? बोलो। अब मुझे क्या बताओ, देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं, है ना? ये रिजल्ट बहुत काम आएंगे बच्चों। परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू en, क्या ये बात सही है? देखो, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है उसकी en भी ज्यादा है। देखो बच्चों, ध्यान दो, दिख रहा है क्या? जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है उसकी en ज्यादा है ना बेटा? फिर देखो, फिर अपन कह सकते हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसके ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है क्या? है बच्चों? फिर देखो, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है उसमें बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है। ये बात सही है? बॉन्ड एंगल भी सही है। अब देखो बच्चों, जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है बच्चों? क्या है? इतना सबको समझ में आया? बेटा ये रिजल्ट आप ढंग से याद करो, ये बहुत काम आने वाले हैं। एक मिनट बेटा। अब देखो बेटा, अपन नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पे चलते हैं। अपनी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लेते हैं अपन sp3d। ठीक है बेटा? अब देखो बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में अगर कहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो यही हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चों। अगर कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आने हैं तो वो यही हाइब्रिड स्टेट है बच्चों, है ना? तो अब आप देख लीजिए मैंने कितने वेरी लगाए हैं, आपको दिख गया होगा ढंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस चीज को आप ढंग से समझ लेना, अगर नहीं समझोगे दिक्कत हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? चलिए अब अपन एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो बेटा सुनो, हमने लिया PCl5। एक बात हो बच्चों, PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, कौन बताएगा? PCl5 की sp3d लिखा किस हेडिंग में मैंने, है ना? तो हो गया। अब एग्जाम में कैसे निकालोगे? एग्जाम में कैसे निकालोगे बच्चों? बताओ। देखो बच्चों, फोस्फोरस के वैलेंस ऑर्बिट में, है ना बेटा, कितने हैं? 5, है ना? देखो 5 क्लोरीन को अपन ऐसे कनेक्ट कर दें, बोलो बच्चों, ऐसे करेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड आए? 5 सिग्मा आए कि नहीं है बच्चों? तो बेटा ये तो कंफर्म हो गया। अब देखो बच्चों, जो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो होती है बच्चों ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है? जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या है, इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये मैंने क्या बनाया? बताओ, ये मैंने क्या बनाया? ट्राइंगल बनाया। देखो आप मेरे सामने देखिए, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है पक्का? अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के ऊपर और नीचे, है ना, ये ट्राइंगल है बच्चों, इस ट्राइंगल के ऊपर और नीचे ऐसे बॉन्ड अटैच कर देंगे बच्चों। देखो बेटा, ये ट्राइंगल दिख रहा है, देखो इसके ऊपर ये लगाया मैंने एक, एक मैंने ये नीचे लगा दिया। अब समझ में आ रहा है आपको? ये आपको ये समझ में आ रहा है? दिख रहा ढंग से? ट्राइगोनल के ऊपर और नीचे, पक्का? बोलो बच्चों। अब बताओ, इसमें सबसे पहले बॉन्ड एंगल चेक करते हैं। बच्चों बताओ, ये ट्राइंगल वाले एंगल तो 120 के होंगे, होंगे बच्चों? होंगे। तो बताओ 120 के कितने एंगल आगे? ठीक है, आगे आगे बच्चों। अब बताओ, अच्छा ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, इन दोनों के बीच का। 180, 180 है बच्चों, तो 180 का एक आ गया, 180 का 1 आ गया। अब बताओ बच्चों, एक बार बताओ मेरे को, इसका इसके साथ एंगल बताओ, इसका इसके साथ 90 है ना? चेक करो देखो, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो इस ऊपर वाले एटम ने इन तीनों के साथ 90 के बनाए। इसी तरह नीचे वाला देखो, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो 90 के कितने एंगल हुए बच्चों? बताओ, 90 के टोटल कितने हुए? 6 हो गए बच्चों। देखो 3 ट्राइंगल से ऊपर और 3 ट्राइंगल से नीचे हो गए,
बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? 3 ट्राइंगल से ऊपर, 3 ट्राइंगल से नीचे, हो गए ना? देखो बेटा, ये 1, ये 2, ठीक है, और ये 3, हो गए कि नहीं हो गए? बोलो। तो 90 डिग्री के टोटल एंगल कितने आ गए? 6 आ गए क्या? अरे 90 के 6 आ गए क्या? सबको क्लियर है? पक्का? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, सुनो, ये जो अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चों, देखिए, ध्यान से समझना बेटा। देखो, देखिए, ये जो ट्राइंगल के जो बॉन्ड है ना बेटा, इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो क्या बोलते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। और जो ये ऊपर की तरफ है, उसको अपन बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। अपोजिट लिख देता हूं इसके, देखो, इसको बोलते हैं अपन एक्सियल बॉन्ड। ये समझ में आया क्या? अरे, एक्सियल और इक्वेटोरियल, इनको बोल रहे हैं अपन। देखो बच्चों, ये जो ट्राइंगल वाले दिख रहे हैं 1 2 3, ये तो है इक्वेटोरियल, और जो इसके ऊपर और जो नीचे है, वो क्या है? वो है एक्सियल। तो बताओ, एक्सियल बॉन्ड कितने हैं? एक्सियल बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। और इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हैं? 3 है। इतना सबको समझ में आया? पक्का आया? अब देखो बच्चों, सुनो बेटा, जब अपन इस एक्सियल बॉन्ड की बात देखें, तो बेटा एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आती है 240 पिकोमीटर। एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है? 240 पिकोमीटर। और जो इक्वेटोरियल है ना, उसकी बॉन्ड लेंथ आती है 202 पिकोमीटर। बेटा ये बात तो बड़ी खतरनाक हो गई यार। बोलो, ऐसा कैसे? बताओ भाई, ये क्या हुआ? अपन तो क्या कह रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन में सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है ना? लेकिन यहां पर तो बताओ, बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ गई ना? अरे बॉन्ड लेंथ अलग अलग आ गई ना? हाइब्रिडाइजेशन में सारी बॉन्ड लेंथ एक जैसी आती है, बट यहां पर तो अलग अलग आई। अब देखो बेटा, सुनो, इसका रीजन समझ जाता हूं मैं आपको ढंग से। देखो, एक बार बताओ, ये जो एक्सियल बॉन्ड है, इस एक्सियल बॉन्ड के लिए क्या 90 पर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है क्या? इस एक एक्सियल बॉन्ड के लिए 90 पर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है क्या? देखो, ध्यान दो, ये बेटा एक्सियल है, इसके लिए 1 2 और 3, ये 90 पर बच्चों, है कि नहीं है? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर एक्सियल बॉन्ड के लिए, है ना, 90 डिग्री पर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है। अच्छा बताओ, हर इक्वेटोरियल बॉन्ड के लिए 90 डिग्री पर कितने एक्सियल बॉन्ड? हर इक्वेटोरियल बॉन्ड के लिए 90 डिग्री पर कितने एक्सियल बॉन्ड है? देखो, ये इक्वेटोरियल है, इसके लिए एक ऊपर और एक नीचे। अरे एक ऊपर और एक नीचे हुआ ना? अरे देखो, 90 पर ये एक ऊपर हुआ और एक ये नीचे हुआ। अरे एंगल समझ में आया क्या? बोलो। अरे ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, इसमें ऊपर और नीचे 2 है। तो देखो, मैं कह सकता हूं
देखो, फॉर ईच इक्विटोरियल PCl bond, number of axial bonds at 90 डिग्री, बोलो 2 होंगे। फॉर ईच इक्विटोरियल PCl बॉन्ड, नंबर ऑफ एक्सियल, आप चाहो तो यहां भी लिख दो, PCl बॉन्ड्स एट 90 डिग्री। अब देखो वापिस यही, फॉर ईच एक्सियल PCl बॉन्ड, नंबर ऑफ इक्विटोरियल PCl बॉन्ड्स, बोलो एक्सियल के लिए कितने, 3 है। ठीक है बच्चों, तो बताओ, आप एक चीज बताओ बच्चों कि एक्सियल को तो 3 बॉन्ड पेयर से रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, पड़ेगा ना बच्चों। इस एक्सियल को देखो, एक तो इधर से रिपल्शन मिल रहा है, एक इधर से रिपल्शन मिल रहा है, और एक इधर से मिल रहा है, मिल रहा है। अरे 3 से रिपल्शन मिल रहा है क्या, मिल रहा है बच्चों। एक एक्सियल को 3 इक्विटोरियल से रिपल्शन मिल रहा है। अच्छा बताओ, इक्विटोरियल को कितने एक्सियल से मिलेगा, इक्विटोरियल को कितने एक्सियल से मिलेगा, 2 से मिलेगा। तो ज्यादा रिपल्शन किसको फेस करना पड़ा, ज्यादा रिपल्शन किसको फेस करना पड़ा, एक्सियल को करना पड़ा। जब एक्सियल को फेस करना पड़ा तो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे बच्चों, रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी बच्चों, बोलो बढ़ जाएगी, दूर चले जाएंगे। तो बेटा जब वो दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई ना, बोलो। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, एक्सियल बॉन्ड्स फेस मोर repulsion than equatorial bonds, and due to this reason there is increase in axial PCl bond length। क्या ये बात क्लियर हुई, अरे बच्चों ये बात क्लियर हुई क्या, है ना बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इस PCl5 को हीट करता हूं, है ना, तो बेटा PCl3 प्लस Cl2, तो बताओ कौन सी 2 क्लोरीन हटी है यहां पर, ये जो क्लोरीन हटी है वो कौन सी हटी होगी, कौन सा बॉन्ड इजीली टूटता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम हो या जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो, 240 वाला इजीली टूटेगा या 202 वाला, बताओ कौन सा टूटेगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो Cl2 के अंदर क्लोरीन आई है, ये कौन सी क्लोरीन है बताओ, ये एक्सियल है क्या बच्चों, ये एक्सियल क्लोरीन है क्या, है बच्चों। क्या यहां तक सबको क्लियर है बातें, यहां तक सबको सही है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बोलो सबको क्लियर, पक्का। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इससे समझते हैं कि ये 2 टाइप के आपके लेंथ आई क्यों, अभी तक तो नहीं आई, अब क्यों हुआ। अब बेटा अब जो मैं समझा रहा हूं ना, इसको बहुत ही ढंग से समझने की कोशिश करना आप लोग, इस चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा।
अब देखो बेटा सुनो, ये ऐसा क्यों हुआ, अब इसको ढंग से समझाता हूं मैं आपको। एक बात हो बच्चों, ये एडजेसेंट एंगल कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, 90 हुआ, कंफर्म। अच्छा ये एंगल बताओ कितना हुआ, ये एंगल कितना हुआ, 120 हुआ, पक्का समझ में आ गया, 120 हुआ। एक बात बताओ बच्चों, जब बॉन्ड एंगल ज्यादा हो, यहां देखो इस पॉइंट सी को, जब बॉन्ड एंगल ज्यादा हो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होंगे बच्चों, बोलो, परसेंटेज एस बढ़ेंगे। अब जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, पॉइंट सी और डी को देखो, जब परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ, अरे ये बात समझ में आई, अलीसा बिस्नो, तेरे को समझ में आ रहा है, अलीसा बिश्नोई, प्रज्ञा फलोदिया, अक्षिता नौलखा, चित्रा मोदी, महावीर चौधरी, समझ में आ रहा है, देवाशीष, बेटा ये दोनों पॉइंट समझ में आए। अब देखो, तो मैं यहां बोलूंगा, देखो ध्यान से सुनना, कि मोर थीटा, तो बच्चों मोर एस कैरेक्टर, तो बोलो लेस बॉन्ड लेंथ। ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, क्या इतना सबको समझ में आया, अरे इतना सबको समझ में आया क्या, बोलो सबको, मैंने क्या बोला, जो मैंने ऊपर समझाया ना वही लिखा है, देखो ये ए बी सी डी वाले पॉइंट, पक्का। अब बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि लेस थीटा, बोलो थीटा कम है, थीटा कम है क्या बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि लेस एस कैरेक्टर। अब बताओ बच्चों, जब एस कैरेक्टर कम होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर बॉन्ड लेंथ, है ना बच्चों, कंफर्म, इतनी बात सबको समझ में आई। तो बेटा एक बात बताओ, एस कैरेक्टर किस ऑर्बिटल में ज्यादा है, एक्सियल में या इक्विटोरियल में, एस कैरेक्टर किन में ज्यादा है, एक्सियल में या इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल में है बच्चों, है ना बच्चों, है। तो अपन कह सकते हैं क्या कि इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स हैव मोर एस कैरेक्टर, क्या ये बात समझ में आई, ये जो मैंने पॉइंट लिखा, ये पॉइंट समझ में आया, इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स हैव मोर एस कैरेक्टर, बोलो बच्चों। अब बताओ, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक्सियल ऑर्बिटल्स हैव मोर पी कैरेक्टर, बोलो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अब बताओ बच्चों, अब बहुत अच्छे से सुनना बेटा, एक बात बताओ, जिसमें पी कैरेक्टर ज्यादा है, देखो उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की लेंथ ज्यादा है क्या, उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की लेंथ ज्यादा है क्या, है ना। तो बेटा क्या मुझे इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाना चाहिए,
ये कुछ समझ में आया? ये मैंने क्या कर दिया भाई? ये कुछ समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। देखो, एक्सियल वाले मैंने आपके ज्यादा लंबे बनाए बनाए ना बच्चों? अरे एक्सियल वाले ज्यादा लंबा बनाया है और इक्विटोरियल बना ज्यादा छोटा बनाया है। समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। अरे इतना सबको समझ में आया क्या रे? पक्का? अब बताओ बच्चों, एक बार बताओ मुझे, चीज को बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात। मुझे बताओ बच्चों, आपको लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में तो बच्चों होते क्या है? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड भी तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं बच्चों। लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है? देखो बच्चों, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन है ना, बहुत ही ज्यादा महंगे, प्राइसलेस है हमारे लिए, बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत ही महंगे हैं तो हमें उनका प्रोटेक्शन अच्छे से करना पड़ेगा ना? हमें उनका प्रोटेक्शन अच्छे से करना पड़ेगा ना? प्रोटेक्शन अच्छे से करने का मतलब हमें उनको न्यूक्लियस के पास रखना है या न्यूक्लियस से दूर रखना है? बताओ। अगर हमें उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है तो न्यूक्लियस के पास या न्यूक्लियस से दूर? अब बताओ, न्यूक्लियस के पास किस ऑर्बिटल में रहेंगे? न्यूक्लियस के पास किस ऑर्बिटल में रहेंगे? इक्विटोरियल या एक्सियल? इक्विटोरियल या एक्सियल? जिसका साइज छोटा है उसी में रहेगा ना बच्चों? देखो, एक तो मैंने यहां रखे और एक मैंने यहां रखे। आप बताओ किस में न्यूक्लियस के पास है? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? तो बच्चों बताओ, हमें हमेशा sp3d ऑर्बिटल में लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन में रखना चाहिए? एक्सियल या इक्विटोरियल? बताओ बच्चों, बोलो। अरे समझ में आया बच्चों? आपको समझ में आई ये बात? पक्का? पक्का? सबको? सबको? सारे बच्चों को? भाई एक बात बताओ, जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है तो हम अपने पास में रखते हैं ना एकदम, हम अपने पास में रखते हैं, है ना बेटा? तो हमें न्यूक्लियस के पास रखना है, तो अपन क्या करेंगे? देखो बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं कि इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड आर ऑलवेज प्लेस्ड एट इक्विटोरियल पोजीशन। ये पॉइंट बहुत काम का है बच्चों, ये स्ट्रक्चर बनाने में हमारी बहुत हेल्प करेगा, तो इसको आपको याद करना ही चाहिए। ठीक है बेटा? इतना सबको समझ में आया? पक्का? इस पॉइंट में किसी को डाउट? ठीक है। अब देखो बेटा, एक बार बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि, चलो मैं वापस एक बार डायग्राम बना लेता हूं, फिर बात करते हैं अपन। ठीक है बेटा, आप इसमें कह रहे हो कि इसमें मोर एस कैरेक्टर है क्या? इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है? बोलो बच्चों, इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है क्या? तो बताओ, जब एस कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी ईएन क्या होगी? इसकी ईएन क्या होगी?
इसकी ईएन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बताओ, एक बात बताओ बच्चों, आपने पीरियोडिक में ईएन पढ़ा था, देखो जैसे देखो ये इसकी ईएन हमने बोली थी 2.1, इसकी 3। तो जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो कौन सा पोल बनता है, जिसकी ईएन ज्यादा होती है वो कौन सा पोल बना। देखो बच्चों एच और सीएल में कौन सा पोल बना, नेगेटिव बना, पक्का। अब बताओ नेगेटिव पोल अटैच किससे होगा, नेगेटिव पोल अटैच किससे होगा, पॉजिटिव पोल से होगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से होगा या लेस ईएन वाले से होगा, एक ही बात है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दो, है ना, या लेस ईएन वाला बोल दो। तो देखो मोर ईएन तो बोलो क्या बोलेंगे कि इट विल एक्ट एज नेगेटिव पोल, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि इट विल बाइंड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये बात समझ में आई, बोलो बच्चों, बोलो। अब बताओ बच्चों, इसमें हमने क्या बोला, इसमें लेस एस कैरेक्टर, है ना बच्चों। तो जब लेस एस कैरेक्टर तो लेस ईएन है बच्चों। तो जब लेस ईएन है, ईएन जब कम होती है तो ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज पॉजिटिव पोल। अब बच्चों बताओ पॉजिटिव पोल किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, नेगेटिव मतलब मोर ईएन। तो अपन क्या बोलेंगे, इट विल बाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये भैया ये कुछ समझ में आया क्या, बोलो। देखो मैंने आपसे क्या, ये जो मैंने ऊपर पढ़ा है ना, सारा गेम इन्हीं पॉइंट्स का है। जिसने ये पॉइंट सीख लिए ना उसको तो मजे लगे बेटा, जिसने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट ढंग से सीख लिए ना उसको ये मजे लग गए। ये बात समझ में आई। तो अपन क्या बोलेंगे कि देखो बेटा सुनो, अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, कि ये पॉइंट ध्यान से सुनना। इन sp3d hybridization, if all atoms are bonded through single bond, then more electronegative atom will occupy axial position। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई। देखो ये देखो ये क्या लिखा मैंने, इट विल बाइंड विद, इट विल बाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ बच्चों, बोलो। ठीक है, तो अब बेटा मैं आपको एक एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। PCl3F2 है बच्चों, PCl3F2 दिख रहा है क्या, बोलो। अब बताओ, आपको ये तो पता होगा ईएन किसकी ज्यादा होती है, ईएन किसकी ज्यादा होती है बच्चों, फ्लोरीन की। तो अब बताओ फ्लोरीन कौन सी पोजीशन पर जाएगा, डायग्राम में देख के बताओ, फ्लोरीन कौन सी पोजीशन पर जाएगा, एक्सियल, फ्लोरीन कौन सी पोजीशन पर जाएगा, एक्सियल पोजीशन। अरे कई तो वाकई में ध्यान ही नहीं देते, इक्वेटोरियल कैसे जाएगा, अरुणा और कुमुद, दिखा लिखा हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें,
एक्सियल बॉन्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, देखो आप, एक्सियल बॉन्ड वाले में क्या लिखा हुआ है, देखो, इट विल बाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अरे लास्ट में पढ़ बेटा, उसकी खुद की एन कम है तो अटैच किससे होगा। चलो एक बात बताओ, नहीं समझ में आया, मुझे एक बात बताओ, आप बताओ, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, बताओ, फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की होगी। फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि इसकी ईएन बहुत ज्यादा है। अब बताओ, ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा या इन इलेक्ट्रॉन को कर पाएगा, बताओ, किस इलेक्ट्रॉन को कर पाएगा, किनको कर पाएगा, एक्सियल को या इक्विटोरियल को, जो न्यूक्लियस से जितने ज्यादा दूर होंगे उन्हीं को कर पाएगा ना। अरे बेटा समझ में आया क्या, फ्लोरीन की ईएन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, तो इसकी इच्छा हमेशा इलेक्ट्रॉन को खींचने की होती है, तो इलेक्ट्रॉन को वहां इजीली खींचा जा सकता है जहां वो न्यूक्लियस से दूर हो। अब न्यूक्लियस से दूर कौन सी पोजीशन पर है, एक्सियल पे है या इक्विटोरियल पे है, एक्सियल पे है। तो अब बताओ, फ्लोरीन को मैं कहां जोड़ूंगा, फ्लोरीन को अब बताओ कहां जोड़ूंगा, बोलो, एक्सियल पोजीशन पर। देखो मैंने अभी पॉइंट क्या लिखा था, अभी पॉइंट मैंने ये लिखा था, इन sp3d hybridization if all atoms are bonded through single bond then more electronegative atom will occupy axial position। क्या अभी भी किसी को डाउट है क्या, अरे प्रजापत तेरे को समझ में आई बात, अरुणा प्रजापत, तो देखो बेटा सुनो, अब देखो, इसकी जब अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस स्ट्रक्चर में देखो ये बनेगी, इस स्ट्रक्चर में देखो फ्लोरीन यहां जाएगा, यहाँ फ्लोरीन यहाँ जाएगा, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्लोरीन। अब समझ में आया मैंने फ्लोरीन को यहाँ क्यों रखा, अरे फ्लोरीन को यहाँ क्यों रखा, क्लियर हुआ क्या बच्चों, फ्लोरीन यहीं आएगा, फ्लोरीन यहीं आएगा, ठीक है, पक्का, सबको समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मान लो ये हो गया बच्चों, अब 3 फ्लोरीन है, कोई बात नहीं भाई, 2 ही फ्लोरीन रख सकते हैं ना अपन, 2 ही फ्लोरीन अपन एक्सियल पोजीशन पर रख सकते हैं, है ना, तो बाकी को तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा, बाकी को तो फिर हमें इक्विटोरियल पे रखना ही पड़ेगा ना, अरे रखना पड़ेगा क्या, बोलो, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि P, देखो एक तो है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मतलब कार्बन से जोड़ना है, और एक जोड़ना है क्लोरीन से, तो कार्बन की एन होती है 2.5 और क्लोरीन की होती है 3। अब बताओ एक्सियल पोजीशन पर कौन जाएगा, एक्सियल पोजीशन पर कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा क्या, देखो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, देखिए Cl Cl CH3 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 बनेगी, कुछ भेजे में बैठ रहा है क्या, अरे भेजे में बैठ रहा है क्या, ठीक है। फिर देखो अगर मान लो मैं ये कहता, ये है ना, देखो इसमें एक ग्रुप तो ये है और एक ग्रुप ये है। अब देखो बेटा, कार्बन तो दोनों में सिमिलर है, कार्बन से तो डिसाइड हुआ नहीं, तो किससे डिसाइड करेंगे, इधर हाइड्रोजन है
इधर फ्लोरीन है, तो डिसाइड किससे होगा? अब ये ज्यादा किसकी होगी? CF3 वाले की होगी बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, ये अपन इस तरह से करेंगे। देखो बेटा, CF3 यहां जाएगा, ये CF3, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अरे बच्चों कुछ समझ में आया है क्या? मेरे बेटा हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल वे में। इसीलिए मैंने बोला था कि ये टेबल ढंग से समझो। जिसने ये टेबल समझी, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है ये, है ना बेटा? अब एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना। देखो, ये वाली बॉन्ड लेंथ मैंने मान ली L1, ये वाली मान ली L2। बताओ L1 L2 में कौन सी बड़ी होगी? L1 बड़ी होगी बच्चों, एक्सियल है ना? L1 बड़ी होगी बच्चों, ठीक है। अच्छा बताओ L3 किस का आएगा? L3 का आएगा? L3 ऑर्डर में कहा आएगा? L3 ऑर्डर में कहा आएगा? बस ये गलती करते हो आप लोग। अरे बच्चों, L3 क्या कर रहा है? L3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन का साइज तो फ्लोरीन से बड़ा है ना? क्लोरीन का साइज तो फ्लोरीन से बड़ा। एक बात बताओ, चलो ध्यान से सुनना, कि जैसे मान लीजिए किसी 3-4 साल का, ठीक है, वो साइकिल चलाता है, खिलौने वाली साइकिल। अब मान लीजिए उसके पापा ने उसकी साइकिल चलानी शुरू कर दी, तो क्या पापा छोटे हो गए? छोटे कहाँ हुए? देखो बेटा, जो बड़ा है ना वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, चाहे वो कहीं पड़ा है। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, चाहे वो कहीं पड़ा है। ये बात सुन नहीं, मेरी लाइन को पकड़ पा रहे हैं आप? जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, चाहे वो कहीं पड़ा है। आप बताओ क्लोरीन और फ्लोरीन में बड़ा कौन है? बताओ। अरे क्लोरीन और फ्लोरीन में बड़ा कौन है? क्लोरीन बड़ा है ना बच्चों। तो जब क्लोरीन बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी तो इसकी ज्यादा ही आएगी ना। अब आपने क्या सोचा कि इक्विटोरियल पाया इसलिए छोटा कर दो, ऐसा मत करना। अरे समझ में आया क्या? बोलो। भी मान लीजिए आपके पापा या मेरे पापा, है ना, हमारे किसी खिलौने से खेलने लग जाए, तो क्या वो छोटे हो गए? अरे छोटे हो गए क्या? नहीं हुए ना। ये बात समझ में आई? तो मेरी लाइन क्या है? जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा, चाहे वो कहीं पड़ा है, चाहे वो एक्सियल पड़ा है और चाहे वो इक्विटोरियल पड़ा है। क्या ये लाइन पकड़ पाए आप मेरी? पक्का? अब बताओ। अब बताओ L1 L2 में कौन बड़ा है? बताओ। हाँ, L2 बड़ा है। तो बच्चे अभी भी यार L1 कर रहे हैं, हद ही हो गई। अरे क्लोरीन बड़ा है, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, चाहे वो कहीं पड़ा है ना? हाँ बेटा, क्लोरीन के साइज से तो कह रहा हूं बात। अरे क्लोरीन का साइज बड़ा होता है बच्चों, L2 ग्रेटर देन L1। आप एक्सियल को इक्विटोरियल से लंबा तभी बताओगे जब दोनों एटम एक जैसे हो। देखो ऊपर ध्यान दो, ये PCl में
इधर भी क्लोरीन है और इधर भी क्लोरीन है बच्चों, दोनों तरफ क्लोरीन है, तभी बोलेंगे। अरे बात समझ में आई क्या? बोलो। तो बेटा इतना आप ढंग से पढ़ के आना, ठीक है। और जो मैंने आपको